हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हैं मोशंस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन। जैसे कि इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक एथलीट कंप्लीट करता है एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर हमें दे रखा है। इसमें हमें इस क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। फिर उसके आगे इसने बोला है कि अगर एक राउंड को कंप्लीट करने में लेता है 40 सेकेंड, तो ये कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करता होगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। मतलब अगर ये कितना समय लेता होगा, 2 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता होगा, तो इसने कितनी दूरी तय करी होगी। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, इसने ये पूछा होगा। तो 40 सेकंड में रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम जो है इसे भी सेकंड में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो 2 मिनट को लिख सकते हैं 2 इंटू 60 प्लस ये हो जाएगा 20, ये आएगा 120 प्लस 20 140 सेकेंड। ठीक है, 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड को अगर मैं स्प्लिट करूँ 40-40 में, तो पहले 40 सेकेंड, दूसरे 40 सेकेंड, तीसरे 40 सेकेंड। जैसे कि एक रिवॉल्यूशन करने कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो पहले 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन हो गया, दूसरे 40 सेकंड में दूसरा रिवॉल्यूशन हो गया, एक रिवॉल्यूशन, इसमें भी एक रिवॉल्यूशन, फिर अगले 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन और हो गया। पर 40 प्लस 40 प्लस 40 हो गया 120, तो बचे कितने, बस 20 सेकंड 140 में से। अब 40 सेकंड में अगर वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में कितने करता होगा, वो आधा रिवॉल्यूशन करता होगा। इसका मतलब 140 सेकंड में वो 1, 2, 3 और 3.5, वो 3.5 रिवॉल्यूशन पूरे करता होगा। अगर हम बात करें कि वो कितने रिवॉल्यूशन टोटल करता होगा, वो 3.5 रिवॉल्यूशन पूरे कर पाता होगा कितने सेकंड में, 140 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस अगर वो डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन या 1 राउंड की बात करें, तो एक रिवॉल्यूशन में वो बस कितनी दूरी तय कर पाता होगा, अपनी सर्कमफेरेंस जितनी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन है, 3.5 रिवॉल्यूशन, क्योंकि 140 सेकंड में 3.5 रिवॉल्यूशन रहते होंगे, तो इतने वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता होगा, 2 पाई आर, एक रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 3.5। ठीक है, बाकी आगे इस पर वैल्यूज पुट करते हैं। पाई को रोटेशन को कौन सा, रेडियस की वैल्यू बात करें तो रेडियस क्या होती है हमारी, डायमीटर डिवाइड बाय 2, मतलब 200 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाता है हमारा 100। तो ये जाएगा हमारा 100 और ये है हमारा 3.5। कट कर देंगे इसे। कितने मीटर्स, कितना मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा 140 सेकंड में। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये हमारा सर्कल है, तो एक रिवॉल्यूशन हुआ तो ये घूम के वापस यहाँ आ गया, दूसरे रिवॉल्यूशन में वापस यहाँ आ गया, तीसरे रिवॉल्यूशन में यहाँ पहुँच गया। अब कितने करे थे इसने, 3.5, तो तीसरे के बाद ये कैंसिल, कितने रिवॉल्यूशन करेगा, आधा, तो आधा रिवॉल्यूशन ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट, शुरुआत इसने यहाँ से करी थी अपनी रिवॉल्यूशंस की, और फाइनल पॉइंट ये है, द इनिशियल पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट। तो इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखें तो ये तो सेमी सर्कल टाइप दिख रहा है, और ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ये तो डायमीटर दिख रहा है। ये क्या है, डायमीटर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी का डायमीटर हो गई। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट है होगा कितना इसका, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा, और यहाँ पर डायमीटर है 200 मीटर। तो 3.5 रिवॉल्यूशन मतलब 140 सेकेंड, 3.5 रिवॉल्यूशन में वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका वो 200 मीटर रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बताओ, फोटो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना तो। और आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि जोसेफ जॉब करता है फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, मतलब एक एंड ए है, यहाँ से बी पहुँचता है, 300 मीटर लंबी रोड है, 300 मीटर, और यहाँ से यहाँ आने में इसमें जो समय लगता है वो इसे लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड का लिखा हुआ है इसमें, 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर उसके बाद ये टर्न करता है और कहाँ पहुँचता है, सी पॉइंट पे, टर्न करके पहुँचता है सी पॉइंट पे, कुछ यहाँ पर होगा हमारा ये सी पॉइंट, टर्न करके कहाँ पहुँचता है हमारे सी पॉइंट, और बी से सी पॉइंट की दूरी इसने बता रखी है 100 मीटर, बी से सी पॉइंट की दूरी इसने 100 मीटर बता रखी है, और बी से सी आने में इसे टाइम लगता है 1 मिनट। फिर आगे इसने बोला है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो, ए से बी के लिए और ए से सी के लिए दोनों के लिए। तो पहला है ए से बी के लिए एवरेज स्पीड वेलोसिटी। अब ए से बी जा रहा होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको ही पता होगा, एवरेज स्पीड होता है हमारा, होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी आने में उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 300 मीटर का। और टाइम की बात करें तो टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो अगर मेरा टाइम मुझे दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड का, तो उसे मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा पहले, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। 2 × 60 + 30 120 + 30, ये हो जाएगा हमारा 150 सेकेंड। पहले इसको सेकेंड में जरूर कन्वर्ट कर लेना, तो टाइम हो जाएगा 150 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे हमारा आ जाएगा ये प्रॉडक्ट के 2 मीटर पर सेकेंड, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो ए से बी आ रहा है, ए से बी एक तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट जब भी होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो डिस्टेंस उसका कितना होगा, 300 मीटर ही होगा। टाइम उसने कितना लिया, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब 150 सेकेंड का लिया है। तो सॉल्व होके जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा, दोबारा से 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा एवरेज वेलोसिटी और स्पीड भी सेम ही आएगा। अब सेकंड इसने पूछा है ए टू सी के लिए। ए टू सी की बात करें तो एवरेज स्पीड निकालना है, ए टू सी की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होगा, दोबारा से वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ए से सी आ रहा है तो पहले से 300 + 100, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 300 प्लस ए से बी गया, फिर बी से सी 300 + 100, और टाइम कितना लगा अभी से 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड तो इसे लगा ए से बी आने में, प्लस बी से सी आने लगा इसे 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 सेकेंड इसे लगा। ठीक है, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 400 ऊपर, नीचे आ जाएगा हमारा 210 डिवाइडेड बाय 40/21। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो मीटर पर सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी इस केस में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये ए से बी गया है, फिर सी आया है, इस बार स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, इसने टर्न भी लिया है, तो ए से बी गया, बी से सी आया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी है 200 मीटर। कैसे है 200 मीटर, ये 300 ये 100, तो 300 में से 100 जाएगा तो ये मिल जाएगा 200, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 200, पर समय तो इसने वही लिया 2 मिनट 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट लगाया सी तक आने में, मतलब 150 + 60
200 डिवाइड बाय 210, 20/21 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आ गई, ऐसे v के लिए भी और ऐसे c के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप टू बी। मतलब ये कि स्कूल जा रहा था तब उसने कुछ एवरेज स्पीड निकाली थी, और जब आ रहा था तब इसने कुछ एवरेज स्पीड निकाली हुई थी। तो जाते समय इसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की, और आते समय स्पीड इसको ट्रैफिक कम मिला तो इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है। तो इसने बोला है कि एवरेज स्पीड इस पूरी ट्रिप की क्या रहेगी, इस पूरी ट्रिप की पूछी हुई। तो केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक, केस फर्स्ट चलो केस की तो लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे करते हैं। जब ये जा रहा था तो इसकी स्पीड मान लेते हैं v1, कितनी आई थी 20 की, 20 किलोमीटर पर आवर की दे रखी थी। जाते समय स्पीड से ही गया था, आते समय जो स्पीड से आया है वो कितनी स्पीड से आया है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि इसकी पूरी जर्नी के लिए क्या स्पीड रही होगी। तो मान लो ये ए से बी गया था, ए से बी जाने में इसने टी दूरी तय करी, फिर ये वापस बी से सी आया, सॉरी बी से सी बोलो, बी से ए वापस आया, पहले ए से बी गया फिर बी से वापस रिटर्न ट्रिप ली। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि ए से बी के बीच की दूरी डी है। इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, हमें तो बस ये दो वैल्यूज दी है, तो हमने मान लिया वो डी है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में से लगा टी समय। ठीक है, t1 समय लगा ए से बी जाने में, और बी से ए आने में से दोबारा t2 समय लगा, हमने मान लिया। ठीक, हम उसके बाद एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो रखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो d और d, जाते समय d दूरी तय करी और आते समय भी d। टोटल टाइम क्या है, जाते समय t1 लगा और आते समय t2 टाइम लगा। तो ऊपर तो हो गया 2d। अब नीचे टाइम की बात करते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर वो t1 क्या है, हमारा टाइम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। और t1 के लिए जो स्पीड है वो है v1। t1 जाते समय जो स्पीड से गया है वो v1 स्पीड से गया है। ठीक है, और जब t इधर को आया तो v2 स्पीड से आया, तो ऐसे t2 के लिए क्या लिखेंगे, d डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t2 के लिए जो स्पीड है वो है v2। क्या आ गया, 2d ऊपर है, नीचे इन दोनों में से d को ले लेते हैं कॉमन, फिर हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ये d से d कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 1/v1 20 प्लस 1/v2 की वैल्यू 30। 20 और 30 का एलसीएम क्या रह जाएगा हमारा 60। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। ठीक, तो जो 60 है कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और नीचे आ जाएगा 5। हमारा आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 5। 24 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड इस जर्नी। ठीक,
ये 24 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है ये इस पूरी जर्नी के लिए, जाने और आने दोनों को मिला के नोट कर सकते हैं, इसे करना चाहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट स्टार्ट होती है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड हमें बता दी है 0, u0 is accelerating in straight line at a constant rate of a, तो एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कई बार उसने बताया नहीं होता कि एक्सेलरेशन है, तो कैसे पहचान सकते हो उसकी ऐसा यूनिट देख लो, पहचान जाओगे कि एक्सेलरेशन दे रखा है। नेक्स्ट चीज उसने बताई हुई है यहाँ पर, समय इसको जो लगा है वो 8 सेकेंड का बता रखा है इसमें। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब ये तो इक्वेशन से हो जाएगा, तो अब इक्वेशन कौन सी यूज करें, तो मेरे पास है u a और t और मुझे क्या चाहिए s। अब s के लिए कौन s के लिए दो इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut और at चाहिए, ये सारी चीजें हैं, तो सेकंड इक्वेशन में लगा सकता हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली, u कितना है हमारा 0, टाइम था हमारा 8 हाफ एक्सेलरेशन 3 और टाइम हमारा 8, तो ये टर्म तो 0 होगी, बची ये हाफ इंटू 3 पहले 8 तो 64, ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा इतने इंटरवल ऑफ टाइम। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है एक ड्राइवर है कार का जिसकी स्पीड है हमारी 52 किलोमीटर पर आवर, उसने ब्रेक अप्लाई करे हैं और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इन अपोजिट एक्सेलरेशन हुआ यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप कर गया 5 सेकंड में। मतलब कार की इनिशियल स्पीड जो थी, एक कार ए मान लेते हैं और ऐसी ही एक कार बी, दूसरी कार की भी बात करिए, एक कार ए की इनिशियल स्पीड इसमें देखिए 52 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी कार, और ये बोला है कि इसने ब्रेक अप्लाई करे हैं और ब्रेक अप्लाई करने से इसकी कार जो है वो स्टॉप हुई है 5 सेकंड में। ठीक है, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 0, स्टॉप होगी तो फाइनल स्पीड इसकी होगी 0, वो भी कितने सेकंड में 5 सेकंड में। और ऐसी दूसरी कार है, ठीक है, अनदर ड्राइवर गोइंग, उसकी इनिशियल स्पीड थी हमारी 3 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हमारी 3 किलोमीटर पर आवर और उसने भी ब्रेक ही अप्लाई करे हैं और उसका जो है कार की स्पीड 0, मतलब कार स्टॉप हुई है 10 सेकंड में, उसकी कार जो है वो 10 सेकंड में स्टॉप हुई है। अब इसमें उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे यानी दोनों के लिए हमें स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनवाना है और कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आफ्टर द ब्रेक अप्लाई, ब्रेक अप्लाई होने के बाद कौन सी कार ने ज़्यादा दूरी तय करी होगी, ये पूछा है। तो इस कार की इनिशियल स्पीड ये भी, टाइम इतना लगा इसे स्पीड 0 करने में, इस कार की इनिशियल स्पीड ये भी, टाइम इतना लगा इसे स्पीड 0 करने में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इनिशियल स्पीड जो है इसकी वो है हमारी किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में चलता नहीं है, क्वेश्चन अगर करने हैं तो हमारी स्पीड जो होगी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड, 5.18 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे इसमें 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका ये सॉल्व करके लगभग इसकी स्पीड आ जाएगी 14.44 मीटर पर सेकंड, सॉल्व कर देना आप इसको। वैसे ही इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, उसे भी मीटर पर सेकंड में करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.18 से और ये भी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 0.83 लगभग इतनी मीटर पर सेकंड में इनिशियल स्पीड इसकी और इसकी दोनों आ चुकी है हमारी।
अब क्या करेंगे हम, हमें पहले ग्राफ पेपर बनाना है, सेम ग्राफ पे इन दोनों का ग्राफ बनाना था, स्पीड टाइम ग्राफ। तो एक ही ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाएंगे स्पीड और यहाँ पर हम दिखाएंगे टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना, तो जैसे कार बी है, कार बी की हमारी इनिशियल स्पीड क्या थी 0.83 मान लेते हैं, 0.83 वाला पॉइंट यहाँ होगा और इसे स्टॉप होने में 0.83 इसकी थी इनिशियल स्पीड, ठीक है। पर इसे जो कार की फाइनल स्पीड 0 हो चुकी है, पर कितना समय लगेगा 0 होने में, 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कार की स्पीड 0 यहाँ आके हो गई, मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो गई होगी, और उसको यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा है वो है 10 सेकेंड का, ठीक है। इसको 10 सेकेंड लगे कार बी के लिए, ठीक है, ये बी के लिए बोल देते हैं, ठीक है, अभी लिख देंगे। अब ए के लिए बात करते हैं, ए की इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा 14.44 है, इससे ऊपर आएगा, ठीक है। मान लेते हैं 14.44 हमारा ग्राफ पेपर पे यहाँ आ रहा होगा, तो इसकी स्पीड फाइनल स्पीड 0 होने में टाइम कितना लगा है, इसका आधा 5 सेकेंड लगा है। इसकी स्पीड 0 होने में 5 सेकेंड लगा है, इनिशियल स्पीड इसकी थी 14.44, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार ए के लिए, ये हो गया कार बी के लिए, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ तो बना दिया। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के बाद इसने हमसे ये बोला था कि बताओ कि किसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज़्यादा दूरी तय करी है। तो कार ए के लिए निकालते हैं, फिर कार बी के लिए निकालते हैं। तो कार ए के लिए अब दूरी तय करना, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो। हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए, अगर कार ए का डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो हम क्या निकाल देंगे एरिया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ट्राइंगल कार ए के लिए ट्राइंगल बनता दिखता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 5 का है ये, और हाइट कितनी है 14.44। बेस कितना है इसका 5 का और इसकी हाइट है 14.44। देख लो आपको, ये रहा इसका बेस 5 का और ये इसकी हाइट है 14.44। इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर दोगे तो आप पे आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही हम निकालेंगे डिस्टेंस इसका, डिस्टेंस ऑफ कार बी। कार बी का क्या डिस्टेंस रहेगा इसमें, तो वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कार बी का बेस क्या है 10, उसकी हाइट क्या है 0.83, तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.83, ठीक है। तो लगभग 5 मल्टीप्लाई 0.83, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कुछ आ जाएगा, इसका कुछ डिस्टेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 को डिवाइड करेंगे, इसको कट कर देंगे, 5 इंटू 7.22, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, साफ दिख रहा है 5 में इधर 7.22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 5 में 0.83, मतलब डिस्टेंस इसका ही ज़्यादा होगा। मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, इसका ही डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, जो कि हमें ग्राफ में भी दिख रहा है कि इसका एरिया ग्राफ में ज़्यादा हो, इसका एरिया ग्राफ में कम है। तो डिस्टेंस जो होगा किस कार ने ज़्यादा ट्रेवल किया होगा, कार ए ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कार बी के मुकाबले। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक ग्राफ पेपर दे रखा है, ठीक है। उसमें 3 हमारी कार्स हैं, ए बी एंड सी, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी और सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम जस्ट रेफरेंस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कि मैं पूरा ग्राफ तो बनाऊंगा नहीं, वही पॉइंट्स दिखाऊंगा जो हमारे काम के पॉइंट्स हैं। तो देखना, तो जैसे इसमें ये हमारा है बी, सी कुछ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और फिर ए थोड़ा ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से जा रहा है,
बी को भी कट कर रहा है और सी को भी कट कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ए, ये हमारा सी है। देख लेना आप अपनी बुक्स में, देख लेना नोटबुक्स में ग्राफ पेपर जो बना होगा उसमें सटीक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बस मैं वही पॉइंट्स दिखाऊंगा जो मेरे को बताने हैं आपको कि काम क्या है। अब जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा एक है जो सबसे तेज चल रहा होगा। अब ये ग्राफ कैसा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस दिखा रखा है और यहाँ पर हमने समय टाइम दिखा रखा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। आप स्लोप तो यहाँ निकालोगे नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करना, ये होती है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ ने कितना एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया है। मान लो इसने इतना एंगल बनाया, बी वाले ने ये एंगल बनाया, अब सी वाले ने कितना बनाया, वो तो टाइम एक्सिस तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर टाइम एक्सिस नहीं है, तो एक लाइन ऐसी सीधी हम ड्रॉ कर देंगे, फिर दिखा देंगे कि इसका एंगल इतना है, ऐसे ही इसके लिए भी दिखा देंगे इसका एंगल इतना है। अब स्लोप उसका ज़्यादा होता है जिसका एंगल ज़्यादा दिख रहा होगा। तो अब इन तीनों में से सबसे बड़ा एंगल किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, कौन है ये, बी। तो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप देता है स्पीड। अगर जिसका स्लोप बड़ा है, मतलब जिसका एंगल बड़ा है एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो बड़ा है, तो उसका मतलब उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी होगी, बी की। तो फर्स्ट का तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि बी जो होगी वो होगी फास्टेस्ट। इससे मतलब कौन ट्रैवल करता है फास्टेस्ट, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी पे। बी पार्ट में इसने बोला है ऑल आर द थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। इसने बोला है कभी ये तीनों एक साथ एक पॉइंट पे होंगे, रोड पे नहीं होंगे, दिख भी नहीं रहा है कि बी और ए एक साथ दिख रहे हैं, सी और ए एक साथ दिख रहे हैं, पर कभी भी हमारा कौन एक साथ नहीं दिख रहा, ए बी सी तीनों एक साथ कहीं पे भी क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो ये कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। थर्ड इसके पार्ट पे आते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया होगा तो सी ने कितनी दूरी तय करी होगी, ये पूछा है। तो बात करें सी की, तो सी की शुरुआत जो हुई है वो हमारा, अच्छा इन सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अपने ग्राफ पेपर को देखोगे तो इसमें 7 आपके बॉक्स हैं, मतलब 0 से 4 के बीच में 7 बॉक्स आ रहे हैं। अगर आप 0 से 4 के बीच में देखोगे तो 7 बॉक्स आपको दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 7 बॉक्स कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में यहाँ लिखा हुआ है, 7 बॉक्स से 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आप अपनी बुक में देख लेना, वहाँ पर 0 से 4 के बीच में 7 बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। गिन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स आ रहे हैं। तो एक बॉक्स कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता होगा, वो 4/7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता होगा। 7 बॉक्स 4 किलोमीटर को दिखाते होंगे, तो एक बॉक्स के अंदर 4/7 किलोमीटर हमारा आता होगा, ठीक है। अब करते हैं, अब इसने बोला है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। अब बी ने ए को कहाँ पास किया है, तुम्हें दिख रहा है बी ने ए को यहाँ पास किया है, ठीक है। तो इस समय पे सी पे आ जाओ, ये तो सी ने कितनी दूरी तय करी होगी, है ना, ए पूछा है सी ने कितनी दूरी तय करी होगी जब बी ने ए को पास किया है। तो उसके लिए आप यहाँ पर वही जहाँ बी ने ए को पास किया था अपने ग्राफ पेपर में उसी को नीचे देखना, मतलब उसी समय पे उसी टाइम पे सी को देखना है। उसी टाइम पे अगर हम सी को देखें तो सी कहाँ पर है, सी है 8 पे, ढंग से देखोगे तो सी उसी टाइम पे सी जो है वो 8 किलोमीटर पे दिख रही है। मतलब जिस टाइम पे बी ने ए को पास किया है सी 8 किलोमीटर की दूरी पे है, पर क्या इसने 8 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी, नहीं, क्योंकि इसने 0 से शुरू नहीं किया, इसने 0 से शुरू नहीं किया, उसने अपना मोशन शुरू करा है वो यहाँ से कुछ यहाँ से शुरू किया। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट, मतलब कि ये क्या डिस्टेंस है, अगर हम बात करें तो ये हमारा कितने बॉक्स होगा, 1 2 3 4 बॉक्स, यहाँ 1 2 3 और यहाँ चौथे बॉक्स से सी ने अपना डिस्टेंस
मतलब मोशन शुरू किया, मतलब इसका इनिशियल डिस्टेंस की बात करें तो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ, इनिशियल डिस्टेंस किसका, सी का, तो सी का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो हमारा 4 बॉक्स है, मतलब ये चौथे बॉक्स से चलना शुरू किया। 4 बॉक्स का मतलब क्योंकि एक बॉक्स में इतना किलोमीटर, तो 4 बॉक्स में कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4/7 किलोमीटर, मतलब उसने जो चलना शुरू किया है वो 16/7 किलोमीटर से चलना शुरू किया है। 16/7 किलोमीटर से उसने चलना शुरू किया है, और जब बी ने ए को पास किया वो पहुंच गया 8 पे, तो उसने कितनी दूरी यहाँ पर है 16, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 16/7 को दिखा रहा है। तो उसने जब बी ने ए को पास किया तो वो था 8 पे, तो उसने कितनी दूरी तय की यहाँ से यहाँ तक की, तो कितना है डिस्टेंस ट्रेवल जो सी ने किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी, इस इंस्टेंट के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो होगा 8 में से माइनस कर देंगे 16/7, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लगभग 8 माइनस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2.28 के लगभग आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे माइनस कर देना, तो सी ने इतनी दूरी हमारी तय करी होगी अपने इनिशियल से जहां पर बी ने को पास किया है वहां तक, ठीक है, लगभग माइनस करके हमारा आ जाएगा 5.72 के लगभग, ठीक है, इतना 5.7। तो अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट हमारा क्या दे रखा है, डी पार्ट दिया, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब बी ने कितना ट्रेवल किया होगा जिस टाइम पे सी ने पास, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बाय टाइम इट पासेस सी, जब उसने सी को पास किया होगा, तो बी ने सी को पास यहाँ किया है, यहाँ दिख रहा है हमें कि बी ने सी को पास किया है यहाँ पर, तो अपने नोटबुक्स में देखना, बी ने जो जहाँ पर सी को पास किया है वो दिख रहा है हमारा 3 4 5 6 7 8 9, वो 9th बॉक्स पे दिख रहा है, और बी ने अपना जो मोशन शुरू किया है वो 0 से ही किया है, तो बी ने जब सी को पास किया है, ये पॉइंट है, और यहाँ पर अगर आप गिनोगे नीचे से तो ऊपर 9 बॉक्स आएंगे, मतलब उसने 9 बॉक्स जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब उसने सी को पास किया होगा, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, जो उसने पास किया सी को, तो वो कितना होगा 9 बॉक्स, और एक बॉक्स में कितने किलोमीटर, वो ऊपर लिख चुके हैं 4/7 किलोमीटर, एक बॉक्स में 4/7 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई करना 36/7 किलोमीटर, जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर में आया, तो अब आप इसे सॉल्व कर देना डिवाइड करके, तो आपके क्वेश्चन में 6 हो चुका है सॉल्व। अब जब भी इसे सॉल्व करोगे तो ग्राफ पेपर अच्छे से देख लेना अपनी बुक के, ठीक है, मैंने बस वही पॉइंट्स दिखाए हैं जो आपके काम के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है कितनी हाइट से, तो बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो सॉरी 20 सेंटीमीटर बोल रहा, 20 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप करने का मतलब होगा फ्री फॉल नहीं बोले तो इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, जब भी किसी को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड 0 होगी। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, इसने बोला अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, मतलब ये 10 जो है ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दिया है उसने वो है हमारा एक्सेलरेशन। सेकंड चीज उसने बोली है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, इसने ये पूछा है कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कितने समय पे करेगा,
और दूसरी चीज इसने पूछी है कि कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो अब करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले मुझे v चाहिए, मुझे दो चीज चाहिए, v चाहिए और t चाहिए। अब जो जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ लिख लो। और उसके बाद मेरे पास h क्या है 20 मीटर का, पर है क्या डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वही तो है h, मतलब इसको s लिख देता हूँ। s की वैल्यू दे रखी है मुझे 20 मीटर। अब मेरे पास u है, a है, s है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ इससे पहले v निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है हमारी 0, 2, a की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 20। ठीक है, v स्क्वायर ये सब तो 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 20 इंटू 20, स्क्वायर हटेगा तो वहां चले जाएगा रूट 20 मल्टीप्लाई 20 का पेयर बन जाएगा, तो पेयर से एक बाहर आ जाएगा वो है 20। तो वेलोसिटी जो है मेरी ग्राउंड जब स्ट्राइक करेगा तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी। दूसरा इसने मेरे से पूछा था टाइम, तो टाइम निकालते हैं हम। अब मेरे पास v है, v इक्वल्स टू u प्लस at से हम टाइम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। तो v कितनी थी हमारी 20 की, u है 0, a कितना है 10 और t हमें नहीं पता। ठीक है, बस वैल्यू रख देंगे 20 इक्वल टू 10t, t की वैल्यू चाहिए 20 के नीचे चले जाएगा हमारा 10 और ये जाएगा हमारा जो हमारा टाइम है वो जाएगा 2 सेकंड। टाइम हमारा जाएगा 2 सेकंड्स का। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इसने पूछा था कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्राइक करेगा और समय लगेगा इसे 2 सेकंड। सिंपल सी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी है और हमारा आंसर आ चुका है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला गया है स्पीड, इसमें तुम अपनी नोटबुक में देखोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ में पहले से दे रखा है। इसमें बोला है फाइंड हाउ फार द डज कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसने बोला है कि पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय करी है, और दूसरा उसको ना उस एरिया को शेड भी कर दो। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में बाद में जाते हैं। तो इस ग्राफ में वही पॉइंट दिखाऊंगा जो काम के हैं, फालतू पॉइंट्स नहीं दिखाएंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है। अब इसमें यहाँ पर कुछ 4 सेकंड है, 4 सेकंड यहाँ दिखा रखा है, बाकी 4 सेकंड के साथ अगर आप यहाँ देखोगे अपने में 4 सेकंड के साथ इसमें कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 6 दिखा रखा है। ये स्पीड दिखा रखी है यहाँ पर हमारी, और यहाँ हमारा समय है, समय सेकंड में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर 2, 6, 8, 10 ऐसा कुछ आपको दिखा। तो ये है आपका ग्राफ। तो सबसे पहले इसमें बोला है फाइंड द कितना डिस्टेंस में चला होगा 4 सेकंड, तो 4 सेकंड ये। अब स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब होगा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया मिलेगा वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें हाँ ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे तो ये ट्रायंगल सा बनता दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है हमारा यहाँ पर 4 का है, दिख रहा होगा 4 का बेस है, और हाइट देखो तुम्हारी, तो हाइट कितनी है 6। यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट अपनी देखोगे तो 6 की है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12 मीटर्स में हमारा डिस्टेंस इसमें 4 सेकंड तक जो होगा अपना 12 मीटर चला होगा। ये हमारा आ गया। दूसरा उसने बोला था शेड द एरिया जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, तो ये पूरा एरिया शेड कर देना अपना। ठीक है, ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा जो कि दिखा रहा है
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड। नेक्स्ट इसने बी पार्ट इसका पूछा है। बी पार्ट में बोला है विच पार्ट ऑफ द कार रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। इसमें इस ग्राफ में अगर हम देखें तो कौन सा इसका हिस्सा है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें ये वाला हिस्सा देखो, इस वाले हिस्से में स्पीड जो है मतलब 4 सेकंड के बाद अगर हम देखें तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, 6 ही हो चुकी है, 6 के अलावा वो बदल नहीं रही है। देखोगे तो अच्छा 6 रुको 4 से थोड़ा सा आगे जाओगे, ठीक है, तो लगभग 6 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड के बाद थोड़ा सा उसमें देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा 6 सेकंड्स के बाद जो है 6 सेकंड्स के बाद जो है हमारी स्पीड जो है वो बदली ही नहीं है। वो स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट, एक ही वैल्यू अटेन कर लिया है, मतलब स्पीड इज यूनिफॉर्म। और स्पीड अगर यूनिफॉर्म है इसका मतलब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। इसने बोला कि कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम बोल देंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 6 सेकंड से लेकर आगे तक का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के शेड दिया है। सेकंड में हमारे इसने पूछा था कौन सा पार्ट इसका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड्स या आगे का जो भी मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन हमें दिख रहा है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 बस समझने वाला है, तो इसको समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल और गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। इसने बोला है कौन सी सिचुएशन इन सब में से पॉसिबल है जो भी नीचे दे रखी है, और जो अगर पॉसिबल है तो एग्जाम्पल भी देना है साथ में। जैसे कि फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो सकता है, पर क्या उसकी वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कभी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बोलेंगे हाँ ये पॉसिबल है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये कहाँ पॉसिबल है। जैसे हमने एक स्टोन पकड़ा और उसे ऊपर फेंक दिया, तो स्टोन जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो क्या मैक्सिमम हाइट पे जब कोई भी चीज़ पहुँचती है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। पर अगर उसकी स्पीड तो जीरो हो चुकी है, वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है, पर उस टाइम पे भी ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही होगी, मतलब उस टाइम पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी कुछ एक्सेलरेशन उस पर लगा रही होगी, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, मतलब उस पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो लग रहा है और उसकी वेलोसिटी भी जीरो है उस मैक्सिमम हाइट पे। तो ये केस हो जाएगा जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है पर वहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो कर रहा है पर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था अभी, तो चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक जो था वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें वो अपनी डायरेक्शन तो बार बार बदलता रहता है, हर एक इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन के बदलने से ही वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब वेलोसिटी अपने मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होता, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। तो उस वही एक केस है जहाँ पर स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म। स्पीड तो होती है यूनिफॉर्म पर एक्सेलरेशन तब भी हो रहा होता है। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। अगर वेलोसिटी चेंज होती है हो रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रहा है तो। पर उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। तो यही एक केस है जहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी पर तब भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन कर क्या रहा होगा, वो डायरेक्ट उस टाइम पे एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, मतलब स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, वो बस किसको चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। स्पीड तो डायरेक्शन डिपेंड ही नहीं करती, मतलब स्पीड इज यूनिफॉर्म पर एक्सेलरेशन तब भी है। अब सेकंड केस भी हमारा पॉसिबल हो गया, बी वाला पार्ट भी। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, पर उस पे एक्सेलरेशन लग रही है परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही है, 90 डिग्री पे लग रही है। तो हम बोलेंगे हाँ ये केस भी पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मूव करता है तो उस टाइम पे सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस टाइम पे उस पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो ये हमारा थर्ड केस भी पॉसिबल है, सी वाला। हम ये बोलेंगे
कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी या सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस समय पे उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये हमारा सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव करती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। उस सर्कुलर ऑर्बिट की हमें रेडियस दे रखी है 4250 किलोमीटर, 42,250 किलोमीटर हमें दे रखी है। तो हमें रेडियस दे रखी है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में और उस ऑर्बिट की रेडियस हमारे पास पता है। तो इसमें बोला है कैलकुलेट करो उसकी स्पीड अगर इसको 24 घंटे रखते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर इसको समय लगता है 24 आवर्स का, अगर इसे समय लगता है 24 आवर्स का, तो हमें चाहिए स्पीड इसकी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। 2πr मतलब सर्कमफेरेंस, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब इसमें रिवॉल्यूशन कितना किया, एक ही तो गया, 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया होगा एक रिवॉल्यूशन में वो कितना होगा, इसकी सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर, ठीक है। 2 into 3.14 पाई की वैल्यू ले लेंगे और रेडियस हमारी है इतनी किलोमीटर्स में। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम को भी आवर से सेकंड में कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, पहले पूरा आंसर सॉल्व कर लेंगे। स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, लास्ट में उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड कर लेंगे। रेडियस है हमारी इसमें दे रखी है, इसमें जो हमारी रेडियस दे रखी है वो है 42,250, ठीक। तो डिस्टेंस आ गया हमारा और टाइम हमें पता नहीं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का वैल्यू है 2 into 3.14 into 42250 और नीचे टाइम। टाइम कितना है हमारा इसमें, टाइम हमारा दे रखा है 24 आवर्स का, 24 आवर्स का इसमें टाइम है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में चल रहा है और टाइम हमारा आवर्स में चल रहा है। तो हमारी जो स्पीड आएगी वह 1 किलोमीटर पर आवर में। और अगर तुम्हें स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना है, फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी जो भी इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। अगर इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारी जो स्पीड होगी वो किसमें आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारी स्पीड रहेगी किसकी, उस जो भी वो सैटेलाइट है, जिसे सैटेलाइट बोला हुआ, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हमारी स्पीड आ जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक। थैंक यू।